एमजे रिवर्ब सोसाइटी वेलकम बैक गाइस। आज हम एपिसोड -15 एक्सप्लेन करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा रिव्यू। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, यहाँ पे बड़ा खतरनाक ही सीन चल रहा था। ये सब के सब यहाँ पे जितने भी लोग हैं सीधा रिवर ऑफ टाइम की ट्रिब्यूटरी के अंदर मिल चुके हैं, एक दूसरे के सामने खड़े थे और एक दूसरे से हाथ भी मिला चुके थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो अपनी स्टार कैंसिलेशन थी, जेनेसिस लोटस था और फेंग जुजे थे, ये तीनों यहाँ पे थे ही। लेकिन यहाँ पे फेंगजुआन भी आ गया, जायंट सन भी आ गया और यहाँ पे हेवेंसविल के कंट्रोल के अंडर स्पेक्ट्रल सोल की जो बॉडी थी वो भी यहाँ पे आ चुकी थी, हजारों हाथों वाली। और अब यहाँ पे खतरनाक फाइट चल रही थी, क्योंकि स्पेक्ट्रल सोल तो पगला चुका है, हेवेंसविल के कंट्रोल के अंदर है और यहाँ पे फेंगजुआन के ऊपर अटैक कर रहा है, क्योंकि हेवेंसविल फेंगजुआन को मारना चाहती है। और फेंगजुआन यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि भाई उसने अपनी यिंग वांगशिन एक बंदे को इधर भेज दिया है। रेड लोटस के वो जो कॉन्टिनेंट जो भी निकल रहा था भाई, रिवर ऑफ टाइम के अंदर से जो भी प्लानिंग थी रेड लोटस की, वो जो कॉन्टिनेंट निकल रहा है उसके अंदर। और यहाँ पे स्टार कंस्टेलेशन की तरफ से भी जाओ लियनन जा चुकी है और यहाँ पे हर किसी की तरफ से एक एक बंदा जा चुका था। अब दिक्कत ये थी कि भाई इन लोगों ने अंदर तो भेज दिया है सबको, लेकिन स्पेक्टर सोल अटैक करे जा रहा है, हेवेंसफील्ड अटैक करे जा रही है। तो इनको भाई रेसिस्टेंस दिखाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अब क्या होगा कैसे होगा पता नहीं। अब स्टार्ट करते हैं अपने न्यू एपिसोड, लेकिन उससे पहले एक लास्ट लाइन जो हमने बोली नहीं है। लास्ट में ये भी हुआ था कि भाई हेवेंसफील्ड गुस्सा हो गई थी फेंगजुआन से, उसको मारना चाहती है, लेकिन भाई एक नाम और था जो हेवेंसफील्ड के दिमाग को एकदम भाई खराब कर देता था, मतलब फेंगजुआन से भी बुरा कोई था। वो था यहाँ पे थीविंग हेवन डीमन वेनरेबल। अब स्टार्ट करते हैं अपना न्यू एपिसोड, लेट्स स्टार्ट। अगर फेंगयुआन से भी ज्यादा इरिटेटिंग कोई था तो वो था थीविंग हेवन डीमन वेनेबल। उसने सिर्फ फेक गू पूरी दुनिया वर्ल्ड में नहीं फैलाए थे, उसने तो अपने घर वापस जाने की जिद के अंदर पूरी वर्ल्ड बाउंड्री ही फाड़ दी थी। जब हेवेंसविल को बाद में बात पता चली तब वो शॉक हो गया। उस वक्त फेड गू अभी भी मौजूद था, इसलिए हेवेंसविल उस टाइम पे कॉन्शियसनेस को गेन नहीं कर पाई थी, वो सो रही थी। और क्रेश डीमन केव का 9th लेयर उसकी सेंसेस भी छुपा रहा था। पूरी दुनिया लगभग बर्बाद हो जाती सिर्फ इसलिए क्योंकि एक आदमी को अपने घर जाना था। हेवेंसविल सोच में कहती है, खैर उस हरामी ने खुद को सबसे बड़ी सजा दे दी है। नॉर्मल मौत उसके लिए वैसे भी बहुत छोटी सजा होती। क्योस की ताकत को कोई हल्के में थोड़ी ना ले सकता है। सिर्फ एक छोटा सा क्योस का हिस्सा ही एक हाफ रैंक 9 वेनेबल को आराम से हरा देगा। तो फिर क्योस के भाई एक तरीके से एंडलेस समुद्र के अंदर वो क्या कर रहा होगा, मतलब उसका क्या ही होगा, ये तो मतलब हेवेंसविल भी नहीं सोचना चाहता ये तो। और करीबन यहाँ पे 1000 आर्म्स वाला स्पेक्टर सोल फेंगयुआन की सप्रेशन तोड़ नहीं पा रहा था। हेवेंसविल ने धीरे से सांस ली और कहा, अगर काम सही करवाना हो ना तो खुद ही करना पड़ता है। सीन यहाँ पे देखते हैं रिवर ऑफ टाइम में फेंगयुआन अभी भी 1000 आर्म वाले स्पेक्टर सोल को रोक रहा था, दूसरी तरफ थ्री वेनेबल स्पाइटल टनल संभाल रहे थे, क्योंकि भाई इस टनल के अंदर उनके बंदे गए हुए हैं इसलिए। तभी ऊपर से एक कोल्ड आवाज आई। हेवन कहता है, हाँ कितना बेकार है। उसने बस अपना हाथ हिलाया और हजारों आर्म्स वाला स्पेक्टर सोल तुरंत ही सोलपात दामाक में बदल गया। उसने अपनी स्पेक्टर सोल के शरीर में एकदम मतलब उसने अपनी स्पेक्टर सोल के शरीर में ना समा दिया। फिर उसने फेंगयुआन की तरफ देखा और हेवन कहता है, आखिर मिल ही गए फेंगयुआन। फेंगयुआन ने उसे ध्यान से देखा और कहा, तुम स्पेक्ट्रल सोल हो ही नहीं, तुम कोई और हो इसके अंदर। उसके सामने वाले की प्रेजेंस बिल्कुल अलग थी। ना उसमें कोई खून की प्यास थी, ना कोई किलिंग इंटेंट था। सिर्फ एकदम कोल्ड सी एकदम बेपरवाही टाइप की कुछ अजीब सा मतलब अजीब सा एहसास था। फेंगयुआन ने भी ज्यादा कुछ बोला नहीं, जैसे मतलब उसे भी ज्यादा कुछ फर्क ना पड़ रहा हो। और ये बहुत अजीब लग रहा था, मतलब समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्या हो सकता है ये। हाँ, डाउट थे कि ये हेवन हो सकता है। दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। एक अपनी जिंदगी को सबसे ऊपर रखता था, दूसरी दुनिया के बैलेंस को। एक सब कुछ खुद के लिए चाहता था, दूसरा हर चीज को उसकी जगह पर रखना चाहता। chaos और ऑर्डर, ऑल ऑल फॉर वन और वन फॉर ऑल। अरे भाई ऑल फॉर वन और वन फॉर ऑल, दोनों मतलब दोनों सोच एक दूसरे के सामने खड़ी थी। हवन कहता है, पता भी है इस दुनिया को बनाने में कितनी कुर्बानी लगी है। मैं इसे शुरू से बनाया है, मतलब मैंने इसे शुरू से बनाया है। हर चीज को प्लानिंग के साथ क्रिएट किया गया है और तुम आकर सब बर्बाद कर रही हो। फेंगयुआन ने बिना इमोशन के जवाब दिया और कहा, क्या उस कुर्बानी मतलब जो जो उसकी कुर्बानी जिसकी भी कुर्बानी थी, जिसका तुमने मतलब ये बलिदान दे दिया, जिस चीज को भी तुमने मरवा दिया या जिसके साथ जो भी तुमने करा, इतना बस बता दो, क्या उसने उसमें उसकी मर्जी थी? मतलब जिसने अपने आप को कुर्बान कर दिया, जिसको तुम कुर्बानी वर्ड का यूज कर रहे हो, जिसने अपने आप को सेक्रीफाइस करा है, क्या उस सेक्रीफाइस में उस पर्सन की उसकी खुद की मर्जी थी या तुमने उसको ऐसे ही चढ़ा दिया सूली पे? ये सुनकर हेवन तो पहले शॉक हुआ, फिर गुस्से में आ गया। हेवन कहता है, तुम कुछ नहीं जानते। लेकिन फेंगयुआन को कोई फर्क नहीं पड़ा। फेंगयुआन कहता है, एक दिन इटर्निटी मेरी होगी। हेवन ने कोल्ड सी हंसी निकाली और कहा, हाँ, एंडलेस अकेलेपन में क्या मजा है? फेंगयुआ ने तुरंत ही जवाब दिया, कहा, एंडलेस नींद से तो बेहतर ही है ना।
ये पूरी बात सिर्फ उन दोनों के दिमाग में हुई। बाकी 3 वेनेबल को कुछ नहीं पता है कि ये कुछ बोल भी रहे हैं। उन्हें सिर्फ इतना लगा कि आज स्पेक्टर सोल थोड़ा-सा अजीब बिहेव कर रहा है। अब स्पेक्टर सोल के पास लगभग 3 लाख सोल पाथ के दांव-मार्क थे। उसे हैंडल करना बहुत मुश्किल था। बात खत्म होते ही उसने एक सोल पाथ का एक बड़ा खतरनाक हाथ बनाया। सीधा फेंग युआन को रिवर ऑफ टाइम में दे मारा। स्प्लैश आवाज़ आई। फेंग युआन पानी के अंदर चला गया और अगले ही पल वो फिर बाहर निकला। उसके आस-पास भाई खतरनाक गोल्डन कलर का बैरियर चमक रहा था और ये था पाथ ऑफ लाइफ। नॉर्मली रिवर ऑफ टाइम किसी भी इंसान की लाइफ स्पैन एकदम भाई मतलब घसीट लेता है, ले लेता है, लेकिन पाथ ऑफ लाइफ डेथ का अल्टीमेट काउंटर था। हेवन उसकी तरफ देखे बस शिट कहता है और भाई एक तरीके से एंडलेस सोल आर्म फेंगयुआन की बैरियर के ऊपर टूट पड़े उसको तोड़ने के लिए बैरियर को। साथ ही स्पाइरल टनल पे भी अटैक कर रहे थे ताकि टनल भी टूट जाए। हेवन रोड ऑफ लाइफ को अच्छी तरह से जानता था। उसने ही बनाया था तो उसे पता ही होगा और 3 लाख सोलपात के दांव में भी इसे तोड़ नहीं सकते थे, इसलिए उसने टनल को टारगेट करा। अगर टनल टूट गई तो फ्रीडम गू भी यंग वांगशिन को नहीं बचा पाएगा। टनल के अंदर स्पेस इतनी अनस्टेबल थी कि कोई स्पेस ब्रेक थ्रू पॉसिबल ही नहीं था। फेंगयुआन कहता है अच्छी कोशिश है। उसने रोड ऑफ लाइफ को और बड़ा कर दिया और 3 वेनेबल और टनल के एंट्रेंस को और भी कवर कर दिया। साथ ही उसने मैसेज भेजा। फेंगयुआन कहता है जैसे ही वो लोग सेफ पहुंच जाएंगे ना, मैं रोड ऑफ लाइफ वापस ले लूंगा। इसका मतलब साफ था, उसके बाद तुम लोग भी एक्सपोज हो जाओगे, तब आकर मेरी मदद करना। 3 वेनेबल ने अंदर ही अंदर एकदम एक दूसरे को मतलब बोला और देखते हुए गाली दे दी कि भाई ये फेंगयुआन क्या बोले, इसका क्या है ये। हेवन ने देखा अब टनल का मतलब टनल तक तो देखो इम्पॉसिबल हो गया कि पहुंचना, क्योंकि फेंगयुआन ने वहाँ पे बैरियर लगा दिया है, तो वहाँ तक तो इम्पॉसिबल है भी पहुंचना। तो अभी कहाँ पे ध्यान लगाया जाए, फेंगयुआन के ऊपर। हेवन कहता है कि काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट हो तुम। हेवन तो भाई अलग ही ऑरा फार्मिंग कर रहा है। फेंगयुआन कहता है नहीं नहीं बस कॉन्फिडेंट हूँ मैं। इमॉर्टल किलर मूव टाइम प्रिजन। हेवन कहता है रिवर ऑफ टाइम का पानी ऊपर उठ गया और हेवन के आसपास एक पानी का गोला बन गया और एक स्पेयर सा गोला बन गया। उसके थॉट धीरे धीरे यहाँ पे स्लो हो गए, मूवमेंट स्लो हो गई, एक्शन स्लो हो गई, इमॉर्टल एसेस भी लगभग रुक गई। हेवन कहता है असली रैंक 9 टाइम पाथ किलर मूव और अभी छुपाई हुई है, स्ट्रॉन्ग भी यूज हुआ है और रिवर ऑफ टाइम के अंदर कितना अलर्ट है, कितना मतलब कितना खतरनाक है ये। असल में टाइम प्रिजन का कोर रैंक 9 का टाइम गो ही था, लेकिन बाकी 3 वेनेबल को इस बात का पता नहीं था। फेंगयुआन ने कंसीलमेंट और स्ट्रॉन्ग गो को ऑरा को यूज करके कंफ्यूज करवा दिया था। सबको लगा कि मूव स्ट्रॉन्ग गो की वजह से रैंक 9 बना है। जायंट सन कहता है स्ट्रॉन्ग गो वाकई कमाल का है, किसी भी मूव को रैंक 9 बना देता है। जेनेसिस लोटस कहता है हाँ, इतना आसान नहीं है, रैंक 9 एसेंस भी तो बहुत लगता है। स्टार कंस्टेशन कहती है सच में, लेकिन रिवर ऑफ टाइम में टाइम दावमार्क बहुत हैं, इसलिए उसने मिनिमम एसेंस का यूज़ करा होगा, यानी बस थोड़े बहुत एसेंस में भी काम चल गया होगा। बिल्कुल सही था और फेंगयुआन ने कैलकुलेशन भी इसी हिसाब से करी थी ताकि किसी को शक भी ना हो। उसके क्वासी सुप्रीम टाइम पाथ अटेनमेंट ने सबको यहाँ पे धोखा दे दिया था। अगर यहाँ पे स्टार कंस्टेशन फ्री होती तो शायद वो ज़रूर शक कर लेती। फेंगयुआन कहता है इतना टाइम काफ़ी होना चाहिए जब तक वो चारों स्टोन कॉन्टिनेंट पहुँच जाएंगे, लेकिन उसने गार्ड ही डाउन नहीं किया कि पूरा रिवर ऑफ टाइम एकदम से हिलने लग गया। जायंट सन कहता है फेंगयुआन। जायंट सन यहाँ पे आगे बताता है कि स्टोन कॉन्टिनेंट और तेज ऊपर आ रहा है जब से तुमने ये सब करा है। फेंगयुआन ने नीचे देखा और अब बिल्डिंग्स दिखने लग गई थी स्टोन कॉन्टिनेंट की, लेकिन उसकी सेंसस ने बताया कि ये कॉन्टिनेंट नहीं, ये आइसबर्ग जैसा कुछ है। यानी तुमने देखा है ना टाइटैनिक जिससे डूब गया था, टाइटैनिक को लगा था कि ये बस छोटी सी आइस ऊपर तैर रही है, लेकिन उनको क्या पता था कि मान लो एक पूरा का पूरा पर्वत नीचे है पानी के, लेकिन वो पानी के नीचे तो पर्वत दिख नहीं रहा, उसकी चोटी ऊपर है बस। और उसने दे मारा, पर्वत थोड़ी ना हिल जाएगा भाई। तो वही हुआ यहाँ पे भी खतरनाक सी हिस्सा था। कम से कम अभी भी 80% नीचे दबा हुआ था। फेंगयुआन कहता है डैम इट रेड लोटस तुम क्या कर रहे हो। स्टोन कॉन्टिनेंट की स्पीड बढ़ने से रिवर ऑफ टाइम वायलेंट हो गया। टाइम प्रिजन के स्ट्रक्चर भी अब धीरे धीरे हिलने लग गया। बूम आवाज आई, पानी हर तरफ फट गया, हेवन बाहर निकल आया। हेवन कहता है बुरा नहीं है, अगर स्टोन कॉन्टिनेंट डिस्टर्ब ना करता तो 1 घंटे तक फंसा रहता। उसने गर्दन घुमाई और हेवन कहता अब मेरी बारी है। सोल चेन्स आसमान से उतर आई, उन्होंने फेंगयुआन को एकदम भाई बांध लिया। साथ ही हेवन की हजारों आर्म्स उसके ऊपर टूट पड़े। हेवन नहीं स्पेक्टर सोल है। फेंगयुआन यहाँ पे कहता है डैम इट इमॉर्टल किलर मूव रोर ऑफ टाइम। फेंगयुआन ने मुंह खोला, उसमें से पानी निकला, लेकिन ये नॉर्मल पानी नहीं था, ये बिल्कुल रिवर ऑफ टाइम जैसा था। उस पानी ने सोल चेन्स को एकदम घिस डाला। फेंगयुआन हजार आर्म से भी बच गया। हेवन कहता है रिवर ऑफ टाइम में टाइम पाथ वाकई भाई परेशान करता है, क्वासी सुप्रीम टाइम पाथ मास्टर। और यहाँ पे रिवर ऑफ टाइम के अंदर ये कॉम्बिनेशन तो बहुत डेंजरस था। इमॉर्टल किलर मूव डे ब्रेक स्वॉर्ड मैरिड एयर फ्लाइंग वॉरशिप गो की ताकत बहुत ज़बरदस्त थी। अब सिर्फ एक तरीके से एसेंस डालने से किलर मूव खुद ही चलने मतलब खुद चल जाते थे।
फेंगयुआन के थॉट बच जाते थे और एक साथ वो सोच, डिडक्शन सब कुछ कर पा रहा था और नए किलर मूव भी बना सकता था। उसने डे ब्रेक स्वॉर्ड की बारिश करवा दी, साथ ही 3 और मूव यहाँ पे उसके अंदर एकदम जोड़ दिया, जैसे फ्यूचर साइट, डिलेड स्ट्राइक और फॉल्स रियलिटी। फ्यूचर साइट फ्यूचर में अटैक छुपा देता था और डिलेड स्ट्राइक डे ब्रेक स्वॉर्ड बनकर एकदम छिप जाता था और हिट होते ही टाइम दामाक यहाँ पे छोड़ता था, जो बाद में फट जाते थे। और फॉल्स रियलिटी सबसे खतरनाक था, विक्टिम को फ्यूचर की फेक विक्ट्री दिखा देता था और आम गो इमॉर्टल को मतलब वहीं पे एक तरीके से मर जाते थे। उन्हें लगता था वो जीत गए, लेकिन एंड में वो मर जाते थे। वेनरेबल के लिए ये भी अनोइंग था, लेकिन हेवन तो सब रोक दिया उसने। हेवन तो कहता है बच्चों का गेम है ये सब तो। अब उसने सीरियस होना डिसाइड करा। इमॉर्टल किलर मूव यंग टू यांग, उसका शरीर फिर से एक खूबसूरत और एक खतरनाक कोल्ड सी औरत में बदल गया। अब इन बॉडी होने की वजह से वो यांग पाथ और हेवन पाथ मूव यूज कर सकता था, चाहे उसके पास हेवन पाथ गुना हो, फिर भी वो दुनिया की इकलौता सुप्रीम हेवन पाथ एक्सपर्ट था। इमॉर्टल किलर मूव ट्रिबुलेशन डिसेंड अपॉन हीरोज, रिवर ऑफ टाइम भी वॉयलेंट हो गया। अचानक यहाँ पे डाउनस्ट्रीम से एक जबरदस्त ऑरा निकली, सीधा फेंगयुआन की तरफ टूट पड़ी। फेंगयुआन कहता है अच्छा, अटैक इतना अचानक था कि वो सीधा एकदम लग भी गया। फेंगयुआन बुरी तरह से अब यहाँ पे ना इंजर्ड जैसी हालत में आ गया। उसके दिमाग में एक ही सीन चमका, उसने तुरंत ही यहाँ पे डिफेंस रेडी कर दिया। बूम आवाज आई, अटैक उसके डिफेंस से टकराया। फेंगयुआन हैरान रह गया। फेंगयुआन कहता है सोचा भी नहीं था रैंक 8 किलर मूव इतना पावरफुल होगा। ये मूव रिमोट ओल्डन एंटिक्विटी एरा के एक ब्लू बेसिस हाफ रैंक 9 का था। फेंगयुआन सिर्फ इसलिए बच गया क्योंकि उसने 3 ब्रेथ फ्यूचर विजन्स यूज किया था और ये मैरिडियर फ्लाइंग वॉरशिप का डिफेंस मूव था। हेवन कहता है ये गो बहुत ही इरिटेटिंग है। अब रिवर ऑफ टाइम से एक के बाद एक पुराने एक्सपर्ट के किलर मूव यहाँ पे निकलने लग गए। फेंगयुआन ने सोचा, फेंगयुआन कहता है क्या इस मूव से पुराने वेनेबल के अटैक्स भी आएंगे। हेवन के चेहरे की मुस्कान अब यहाँ पे देखकर उसका जवाब उसको मिल भी गया, क्योंकि अगला अटैक रैंक 8 का नहीं रैंक 9 का ऑरा छोड़ रहा था और ये बहुत पुराना अटैक था, क्यूआई पास से भरा हुआ, और ये था प्रीमोडल ओरिजिन इमॉर्टल वेनेबल का, यानी अपने फर्स्ट फाउंडर का अटैक। इमॉर्टल किलर मूव ट्रिपल क्यूआई रेस्ट्रिक्शन, वो भी रैंक 9 का। प्रीमोडल ओरिजिन इमॉर्टल वेनेबल का ये लेजेंडरी मूव सीधा फेंगयुआन की तरफ आया। फेंगयुआन ने देखा और कहा इस मूव का सामना पहले भी मैं कर ही चुका हूँ। उसने तुरंत ही अपना सबसे पावरफुल क्यूआई पाथ मूव एक्टिवेट करा। इमॉर्टल किलर मूव अनलिमिटेड क्यूआईसी स्ट्रॉन्ग के बूस्ट के साथ प्रीमोडल ओरिजिन का मशहूर ट्रिपल क्यूआई रिस्ट्रिक्शन पूरी तरह से टूट गया। हेवन ने आंखें सिकोड़ ली और कहा सोच में वाकई ये पिछले सब वेनरेबल से आगे निकल चुका है। लोग चाहे कुछ भी बोले, फेंगयुआन सच में उनसे ज़्यादा पावरफुल है। ये सच था। लोग बोल सकते हैं कि फेंगयुआन की स्ट्रेंथ किस वजह से आई, लेकिन उसकी पावर असली थी भाई, चाहे दूसरों से मिली हो या खुद की बनाई हो। पावर टू पावर ही तो होती है। और क्यूआई पाथ अटेम्प्ट में वो प्रीमोडल से भी नीचे था, उसका कंट्रोल भी उतना रिफाइंड नहीं था। मतलब क्यूआई पाथ में भले वो इतना ऊपर नहीं है, प्रीमोडल अपने फाउंडर से नीचे है, लेकिन भाई इस वक्त उसका स्ट्रॉन्गेस्ट क्यूआई पाथ मूव प्रीमोडल ओरिजिन के स्ट्रॉन्गेस्ट दिखाए गए मूव को हरा चुका था। हेवन का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। हेवन कहता है देखते हैं कितनी देर टिकते हो। उसने हाथ हिलाया और रिवर ऑफ टाइम से एक और पावरफुल ऑरा निकली। ये पहले से थोड़ी कम पुरानी थी और इसमें स्टार पाथ और विजडम पाथ की दोनों ऑरा थी। स्टार कंसेशन कहती एक मिनट भाई, ये तो मेरा मूव है। उसने तुरंत ही पहचान लिया, इमॉर्टल किलर मूव। और ये था मतलब सॉरी यार, बीच में अटक गया था, दोबारा बोलते हैं हम। अब देखते हैं, इसमें स्टार पाथ और विजडम पाथ की दोनों की ओर आती। स्टार कंस्ट्रक्शन कहती है ये तो मेरा मूव है। उसने तुरंत ही पहचान लिया, इमॉर्टल किलर मूव इन एक्सटिंग्विशेबल क्रशिंग स्टार। ये मूव स्टार पाथ और विजडम पाथ को मिलाकर बना था। स्टार पाथ दावमार्क एनिमी के शरीर के ऊपर ना कर्व हो जाते थे, चिपक जाते थे। फिर क्या होता था, उनके जो दावमार्क थे ना उनके खिलाफ ही लड़ते थे। यानी फिर उनके अपने दावमार्क किस मतलब खिलाफ लड़ने लग जाएंगे, आपस में टकराएंगे, साथ ही विजडम पाथ के थॉट्स भी यहाँ पे टकराएंगे, इमोशंस और विल सबको डिस्टर्ब कर देंगे और एनिमी धीरे धीरे यहाँ पे स्लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके खुद के थॉट इससे के खिलाफ लड़ रहे होते थे और वो अंदर से टूट जाता था। फेंगयुआन कहता है स्टार कंसलेशन, इस मूव को कैसे रोकना है। स्टार पाथ में फेंगयुआन सिर्फ ग्रैंड मास्टर था, उसने इसे कभी इंपॉर्टेंट पाथ नहीं माना था और अब वही उसकी प्रॉब्लम बन गया था। वो जितनी बार स्टार क्लाउड पर अटैक करता, क्लाउड बच जाता और उसमें विजडम भी थी और वो फेंगयुआन को मतलब एक तरीके से फेंगयुआन का पीछा भी करता। हेवन मुस्कुराया, उसने अपना अगला मूव प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। फेंगयुआन कहता है स्टार कंसलेशन मदद करो वरना पाथ ऑफ लाइफ एक्सपोज कर दूंगा। ये सुनकर स्टार कंसलेशन मजबूर हो गई, उसने मदद करी। स्केड्यूल डोमेन ऑफ हेवन एंड अर्थ मेंटल डोमेन, वो लालटेन फिर से इसके सामने आ गई जो क्रेज ह्यूमन केव में दिख चुकी थी। मेंटल डोमेन से इमोशंस की एक तेज वेव स्टार क्लाउड पर घुस गई और अगले ही पल क्लाउड खुद ही यहाँ पे फट गया। फेंगयुआन और हेवन दोनों यहाँ पे शॉक हो गए, दोनों सोच में
में कहते इतना आसान था क्या कि इससे मतलब निपटना? लेकिन सच कुछ और था। स्टार कंस्ट्रक्शन विज़डम पास सुप्रीम ग्रैंड मास्टर थी। उसने बहुत पहले बैकअप बना रखा था। अगर कभी कोई उसका मूव उसके खिलाफ यूज़ करे तो उसका एक हिडन लूपहोल रहेगा। उसने मेंटल डोमेन से अपनी सबसे मतलब एक तरीके से शर्मनाक मेमोरी स्टार क्लाउड की विल को भेज दी थी और क्लाउड ने तुरंत ही अपना मास्टर पहचान लिया था और शर्म के मारे खुद ही एक्सप्लोड हो गया था। ये ट्रिक सिर्फ स्टार कंस्ट्रक्शन यूज़ कर सकते थे क्योंकि उसे पता था कि उस वक़्त उसने क्या महसूस किया था। स्टार कंस्ट्रक्शन खुद एक तरीके से कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। फिर उसने टनल को मेंटेन करने लग गए। किसी को पता ही नहीं चला कि ये मूव मतलब कैसे यहाँ पे क्लाउड कैसे फट गया। सबको लगा कि भाई स्टार कंस्ट्रक्शन का मूव था, उसने खुद से रोक दिया। हेवन भी शॉक, फेंगयुआन भी शॉक। फेंगयुआन फिर हेवन की तरफ मुड़ गया। हेवन हल्का से अजीब से लुक में था और अगला मूव बुलाने लगा। फेंगयुआन ने तुरंत ही एक बात नोटिस करी। फेंगयुआन सोच में कहता समझ गया, ये वक्त में सिर्फ एक ही मूव बुला सकता है, यानी इस वक्त एक टाइम पर एक ही मूव ये बुला सकता है। ये ऑब्जर्वेशन आधा सही था। हेवन सच में एक ही मूव यूज कर सकता था एक टाइम पर, और दो वजह थी इसकी। पहला रिसोर्स और हेवन दाव के रूल्स। उसके पास हेवन पाथ दाव मार्क नहीं थे, ना हेवन पाथ गू थे, इसलिए उसे हेवन पाथ मूव चलाने के लिए हेवनली दाव की परमिशन चाहिए होती थी। ट्रिबुलेशन के नाम पर परमिशन मिलती थी, लेकिन हेवनली दाव की फेयरनेस भी फॉलो करनी पड़ती थी। हेवन कभी भी एस्केप का चांस पूरी तरह से खत्म नहीं करता, चाहे चांस कितना भी छोटा ही क्यों ना हो। इसलिए एक वक्त में सिर्फ एक ही मूव आता था। यही फेंगयुआन की बचने की पॉसिबिलिटी थी। फेंगयुआन कहता है अगर मेरे पास बुक ऑफ सॉरी वो गलत कर दिया। हेवन कहता है कि अगर मेरे पास बुक माउंटेन या रेपुटेशन को होते तो मैं इसी मतलब इसे पूरी तरह से तब एकदम दबा देता। क्योंकि आयरनी थी भाई, यहाँ पे खुद हेवन ही गरीब निकला। रिवर ऑफ टाइम से रूल पाथ की जबरदस्त ऑरा निकली। इमॉर्टल के रिमूव, आई एम द रूल, ये था लिमिटलेस डिमन वेनेबल का मूव, दुनिया का ऑफिशियल सबसे पावरफुल वेनेबल। एक असली कल्टीवेशन फैनाटिक मूव सीधा फेंगयुआन की तरफ आया और सब उसके इफेक्ट का इंतजार करने लगे। किसी ने भी कुछ भी नहीं देखा कि क्या हुआ। लेजेंड्स कहते हैं कि ये मूव एक्टिवेट होता ही लोग सिर्फ लिमिटलेस के ऑर्डर से मर जाते थे। मतलब वो आई एम द रूल बोलता था और फिर उसके बाद मतलब एक इफेक्ट होता था, उसके बाद लोग अपने आप ही खत्म मर जाते थे। जेनेसिस लोटस कहता है शायद रूल पास से रिलेटेड है, हो सकता है जिस पर लगे उसके रूल्स ही बदल दे। जायंट्स एंड स्टार कंस्ट्रक्शन ने भी हाँ में सर हिला दिया। फेंगयुआन और अलर्ट हो गया, लेकिन हेवन मुस्कुराया। हेवन कहता है बेकार है, ये मूव ब्लॉक ही नहीं हो सकता। जैसे इसने कहा मूव सीधा फेंगयुआन के शरीर के अंदर चला गया। हेवन कहता है मैं यहाँ पे हुक्म देता हूँ, स्पाइटल टनल को अभी के अभी तबाह कर दो। फेंगयुआन का शरीर कांपने लग गया, जैसे वो मतलब जो ये जो ऑर्डर मिला है उसको, हुक्म मिला है उसको विरोध कर रहा हो, उसका मना कर रहा हो हेवन को। उसके हाथ कांपने लग गए। उसने बहुत सारे टाइम पाथ मूव इकट्ठा करे और सब यहाँ पे हेवन पर चला दिए। सब हैरान रह गए। सब कहते क्या? फेंगयुआन हंस पड़ा। फेंगयुआन कहता है स्पेक्ट्रल सोल, तुम वाकई इडियट हो। आई एम द रूल में जो आई है वो सिर्फ लिमिटलेस के लिए था। और सबको ज़ोर-ज़ोर का झटका, मतलब सबको यहाँ पे ज़ोर-ज़ोर का झटका लग गया कि भाई बात तो सही थी। जेनेसिस लोटस ने सर हिला दिया और कहा लिमिटलेस वाकई जीनियस था, उसने रूल को ही चेंज कर दिया था। सच में लिमिटलेस सिर्फ दाव के पीछे भागता था, ना पैसा, ना नाम, ना औरत, ना और सिर्फ इटर्निटी। लेकिन उसका दिल ह्यूमैनिटी के साथ था, इसलिए उसने क्यूआई जू को लास्ट बैटल दी थी। इसलिए फेड गू को उस वक्त डिस्ट्रॉय नहीं किया था। मतलब वो कर सकता था क्या? अरे यार क्या बोलूँ? मुझे लगता है कि उस टाइम पे कोई फेट को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता था। लेकिन क्या मतलब लिमिटलेस कर सकता था क्या? क्योंकि इसमें ये कह रहे हैं कि इसलिए उसने फेट गू को डिस्ट्रॉय नहीं किया था। क्या बोले? मतलब अलग ही राइटिंग स्किल है, पता नहीं, देखते हैं। इस बंदे ने क्या सोच के बोल दिया कि वो फेट गू को डिस्ट्रॉय कर सकता था। लिमिटलेस उस टाइम पे बस मतलब हेवन ओवरसीइंग टावर के अंदर उस टाइम पे चढ़ा था। चढ़ने के बाद उसने मतलब देखा था फेट गू को, फिर वो वापस आ गया था आराम से। उसने कुछ नहीं करा था। वो घुसा हेवनली कोर्ट के अंदर इसी इरादे से था कि आज तो उड़ा दूँगा भाई, ख़त्म कर दूँगा सब। लेकिन भाई जब वो अंदर घुसा, तो अंदर जाने के बाद मतलब वो गया, फेडगू को देखा और बाहर निकल गया। ऊपर से ये लाइन क्या बोली है, उसका दिल ह्यूमैनिटी के साथ था। ह्यूमैनिटी के साथ था? अरे! वो बंदा एकदम पागल, उसका नाम, उसके नाम के अंदर जो टाइटल आता है ना, इमॉर्टल वेनेबल नहीं आता, लिमिटलेस डीमन वेनेबल आता है, डीमन आता है। तो ह्यूमैनिटी का साथ कहाँ से? वो अपनी ही परवाह करता था। मतलब अपनी नहीं, सिर्फ इटर्निटी की परवाह करता था। वो कल्टीवेशन का एकदम फैनाटिक था। तो क्या ये जो ऑथर है जिसने भी ये लिखा है, ये अपनी बात पे ही एकदम सही से नहीं कर पा रहा है। आगे देखते हैं। और वो रेड लोटस से मिलकर उस ज़माने में भी फेट तोड़ सकते थे। अच्छा, तो रेड लोटस और वो मिलकर फेट तोड़ सकते थे, लेकिन ह्यूमैनिटी तब रेडी नहीं थी। हाँ, पता नहीं जो भी लिखा है। धूल बैठ गई, हेवन बिल्कुल ठीक था। बिल्कुल पहले एकदम उसने ऐसा ऐसा लग रहा था हेवन सब कुछ देख ही सकता है तो ठीक ही रहेगा। और पहली बात, हेवन की खुद की यहाँ पे कोई बॉडी नहीं है, वो स्पेक्ट्रल के अंदर है, तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। फेंगयुआन एक्टिंग कर रहा था। फेंगयुआन यहाँ पे अब
ये सब देखने के बाद तो फेंग युआन का तो हेवन कहता है कि या तो मूव पूरा काम करेगा या तो बिल्कुल काम नहीं करेगा तुम्हारे ऊपर, बीच का कुछ नहीं होता। ये मूव उन लोगों पर काम ही नहीं करता था जिसके पास लिमिटलेस के आधे दांव भी हों। लेकिन जब वो वेनेबल बना और नेचुरल दांव रिफाइन कर लिए तब ये वीकनेस लगभग खत्म हो गई थी। वो अकेला हेवनली कोर्ट मिटा सकता था लेकिन उसने कभी ऐसा किया नहीं था। फेंग युआन तो भाई क्या बोले, वो तो चुपचाप था। हेवन तो बस शिट कहता है। उसने हाथ हिलाया और यहाँ पे चौथा मूव बुला लिया। और पुरानी एक कहावत थी, थ्री एरास की मेहनत एक एरा की तबाही। रिवर ऑफ टाइम से एक टोटम निकला और सीधा फेंग युआन की तरफ आया। फेंग युआन कहता डैम इट, ये तो रेकलेस सैवेज का चौथा मूव है। और वो भी रेकलेस से मतलब परेशानी था उसके हिसाब से। वो पूरा एक बेवकूफ था। जायंट सन भी गुस्से में आ गया। ये टोटम वही बेस फॉर्मूला था जिससे बाद में सुप्रीम किंग टोटम बना था। इसमें रेकलेस के एब्जॉर्ब किए हुए बीस्ट की पावर थी, ट्रांसफॉर्मेशन पाथ की पीक, और ये एक साथ कई मूव यूज कर सकता था। इस बार सिर्फ एक ही अटैक नहीं, फेंग युआन के पूरी टोटम से एकदम भाई लड़ना पड़ गया था। टोटम की आर्मी आ गई थी और यहाँ पे हर टाइप के थे, फायर, लाइटनिंग, टेलीपोर्ट, बैरियर, हर तरह के अटैक आ रहे थे। फेंग युआन यहाँ पे लड़ते लड़ते जानबूझ कर टाइम पास कर रहा था। वो एक चीज टेस्ट कर रहा था। फेंग युआन अपने मन में सोचते हुए कहता है सही है, हेवन ट्रिबुलेशंस डिसेंड अपॉन हीरोज एक्टिवेट करने के बाद कौन और नहीं कर सकता, मतलब कौन और नहीं कर सकता। उसका गैस सही निकला। हेवन सिर्फ टारगेट डिसाइड कर सकता है, मूव्स कंट्रोल नहीं कर सकता है। हेवन सोच में कहता है मुझे और प्रोग्रेस करनी होगी वरना ये प्रॉब्लम बार बार आएगी। लेकिन फेंग युआन के लिए भी सिचुएशन मुश्किल होती जा रही थी। टोटम धीरे धीरे स्मार्टर हो रहा था। प्रॉब्लम रैंडम अटैक, फिर कॉम्बोज, कभी एकदम अजीब से अटैक, मतलब कुछ भी होता जा रहा था। अब वो एक असली कल्टिवेटर की तरह लड़ रहा था। मतलब अटैक खुद में ही असली कल्टिवेटर की तरह लड़ रहे थे। सोच सकते थे, अटैक कर सकते थे, मूव इधर से उधर कर सकते थे। फेंगयुआन कहता है इसी स्पीड से चला तो क्या ये नए किलर मूव भी बनाने ही सीख जाएगा, मतलब बना लेगा ना फिर तो इस हिसाब से। तो उसे क्यूरियोसिटी होने लग गई। टोटम ने पहले फायर और लाइटनिंग मिलाकर एक बड़ा एक्सप्लोजन करा, फिर फेंगयुआन के पीछे टेलीपोर्ट कर गया और खुद को उड़ा देने वाला था। प्लान परफेक्ट था लेकिन टेलीपोर्ट फेल हो गया। स्पेस सील था ना, वो भाग ही नहीं सका। मजबूरी में उसने बैरियर बनाया एक्सप्लोजन से बचने के लिए। तभी फेंगयुआन पीछे से आ गया और एक जोर का वार करा, टोटम को दो टुकड़ों में काट दिया। और थ्री ब्रेथ फ्यूचर विजन की वजह से ऐसा हो पाया था। उससे पहले से सब पता चल रहा था कि आगे क्या होगा। फेंगयुआन कहता है बस अब काफ़ी है। वो लोग टनल के मतलब टनल को पार कर चुके होंगे। उसने रोड ऑफ लाइफ को वापस ले लिया। जेनेसिस लोटस जायंट संतुलन उसके पास आ गए। जेनेसिस लोटस कहता है टनल को मतलब टनल कोई तो संभालेगा, इसलिए स्टार कंस्ट्रक्शन वहीं रुक गई है। ये सही डिसीजन था। स्टार कंस्ट्रक्शन कॉम्बैक्ट में सबसे कम स्ट्रॉन्ग थी, सही बात है, और टनल के लिए सबसे बेस्ट वही थी। हेवन कहता है चीटियाँ, मैं वापस आऊंगा। उसने स्नैप करा और रिवर ऑफ टाइम से वो चला गया। सही है। जेनेसिस लोटस कहता है कि अब बस इतना ही, हम आए वो चला गया। जायंट सन उसे एकदम भाई डांटने ही वाला था कि उसकी लक पाथ इंस्टीट्यूशन दोबारा से एक्टिवेट हो गई। इसने महसूस किया कि एक नहीं, दो नहीं, पूरे 8 और रैंक 9 और आज आ रही हैं। जायंट सन कहता है तुम कभी फ्लैक्स मत लगाया करो यार, ये क्या है। जेनेसिस लोटस कहता है मुझे कैसे पता होता। फेंगियन कहता है बस दोनों चुप हो जाओ। 8 और आज क्यों आ रही हैं? हिस्ट्री में तो सिर्फ 10 वेनेबल हुए थे ना, तो ये 8 और कहाँ से आ गई? जायंट सन कहता है फ्रेंड फेंग्युआन, खुद को भूल गए क्या तुम हैं? फेंगियन कहता है ठीक है, तो 12वां कौन सा है फिर? मतलब चलो तुमने मान लिया कि 8 और हैं, 7वीं ऑरा मेरी होगी, मैं फेंगयुआन 11वां वेनेबल, लेकिन 8वीं ऑरा किसकी है भाई? 12वां वेनेबल कौन था? तभी तीनों को एक बात समझ आ गई। 12वां जो ऑरा पास्ट से नहीं फ्यूचर से आ रहा था, यानी आगे जाने मतलब आगे से कोई आ रहा था और फ्यूचर से आ रहा था। तीनों तो एक साथ ही बोले क्योंकि तीनों क्या, मैं भी और तुम भी समझ गए होगे कि जो 12वां वेनेबल बनने वाला था वो और कोई नहीं, ग्रेट ड्रीम इमोर्टल वेनेबल थी, यानी फेंगजिंग हुआंग, और इसका था वो 8वां ऑरा यानी 12th वेनेबल। और अब इसे फ्यूचर से तो क्या बोले, मतलब फ्यूचर से अटैक आ रहा है यहाँ पे। अब आगे देखते हैं भाई, जो भी था अटैक आ रहा है। ग्रेट ड्रीम इमॉर्टल वेनेबल, उसकी एग्जिस्टेंस ने पूरी सिचुएशन और भी डेंजरस बना दी थी। वो वही लेजेंडरी वेनेबल थी जिसके बारे में बहुत पहले स्टार कंस्टलेशन इमॉर्टल वेनेबल ने प्रेडिक्शन करी थी। उसके हिसाब से ग्रेट ड्रीम हिस्ट्री की सबसे पावरफुल वेनेबल बनने वाली थी और हेवनली कोर्ट की 4th इमॉर्टल किंग। उसका काम था हेवनली कोर्ट को प्रीमोडल ओरिजिन के बाद सबसे ऊंची हाइट तक ले जाना, लेकिन ये सब फेट गो के होते हुए फ्यूचर था। फेंग जिंगवांग में पोटेंशियल हमेशा था पर वो कभी ग्रेट ड्रीम बनी ही नहीं। फेंगयुआन की ओरिजिनल टाइमलाइन में स्पेक्टर सोल की प्लानिंग और फेंगयुआन के हाथों फेंग जिंग हुआंग मर गई थी। टाइमलाइन रिसेट होने के बाद फेंगयुआन ने बार बार उसका कॉन्फिडेंस तोड़ दिया, उसकी ग्रोथ रुक गई और अभी भी सिर्फ वो रैंक 5 गो मास्टर थी। फेट गो टूट चुका था, इसलिए किसी को भी ये नहीं पता था कि ग्रेट ड्रीम इमॉर्टल वेनेबल मतलब कभी वो एक तरीके से वेनेबल बनेगी भी या नहीं, फेंग जिंगवांग का क्या होगा।
एक रैंक 9 ड्रीम पाथ किलर मूव उनकी तरफ आ रहा था और इसका सिर्फ इतना ही मतलब हो सकता था कि ग्रेट ड्रीम इमोर्टल वेनेबल ही है ये। जैनसन सोच में कहता है डैम इट, क्या फ्यूचर में हेवनली कोड जीत गया है क्या, जो फ्यूचर से अटैक आ रहा है। ड्रीम पाथ अभी दुनिया में ऑलमोस्ट डेवलप ही नहीं हुआ था, फिर भी उसका मूव इतना टेरिफाइंग था। जेनेसिस लोटस और स्टार कंसेशन किसी और बात को लेकर परेशान थे। जेनेसिस लोटस कहती है फेंग जिंग हुआंग फ्यूचर में हेवनली कोड की साइड होगी या रेड लोटस की साइड होगी, क्योंकि वो तो गायब हो चुकी है। सिर्फ फेंगयुआन यहाँ पे शांत था, सिचुएशन का एनालाइज कर रहा था। फेंगयुआन सोच में कहता है फेड गुड टूटने के बाद फिक्स फ्यूचर तो नहीं रहा, ये ग्रेट ड्रीम का मूव उस फ्यूचर से भी आ सकता है जहां फेंग जिंगवांग सक्सेसफुल हुई थी, या किसी और ग्रेट ड्रीम मतलब क्या कोई और ग्रेट ड्रीम बनकर उसका मूव चलाया हो। यह पॉसिबिलिटी बहुत थी, इंफॉर्मेशन बहुत कम थी। फ्यूचर मतलब एक तरीके से एकदम धुंधला सा लग रहा था, घने धुएं जैसा लग रहा था, कोई एग्जैक्ट टाइमलाइन नहीं देख सकता था। लेकिन एक बात कंफर्म हो चुकी थी, ड्रीम पाथ वेनेबल बनना पॉसिबल है। सबने अपनी सोच साइड में रखी, अब सिर्फ सरवाइव करना जरूरी था। लगातार यहाँ पे 8 रैंक 9 किलर मूव, भाई ये मजाक नहीं था, सब एक साथ नहीं आ रहे थे, एक के बाद एक आते। इससे प्रॉब्लम भी थी, मूव एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, लेकिन एडवांटेज भी था कि एक वक्त में सिर्फ एक मूव से डील करना पड़ेगा। फिर भी मुश्किल थी क्योंकि हेवन ने परफेक्ट टाइमिंग सेट करी थी, एक मूव खत्म होता ही तुरंत ही दूसरा आता। हिस्ट्री में कभी कोई लगातार 8 रैंक 9 किलर मूव सर्वाइव नहीं कर पाया था। स्टार कंसेशन कहते हैं प्लान को सुनो पहले, हर कोई अपना मूव रोकेगा, जो जिस पाथ में एडवांटेज रखता है उसमें रोक देगा, उस मूव को वो हैंडल कर लेगा। फेंगयुआन रेड लोटस का टाइम पाथ और ग्रेट ड्रीम का ड्रीम पाथ तुम ही हैंडल करना। जायंट सन तुम पैराडाइज अर्थ का ब्लड पाथ मतलब अर्थ पाथ और ब्लड पाथ तुम हैंडल करना। जेनेसिस लोटस तुम थीविंग हेवन का ठफ्थ पाथ हैंडल करना। और सबने यहाँ पे साइलेंटली हाँ में हाँ कर दिया कि हाँ बात तो सही है। सबसे पहला मूव रेड लोटस का था, फेंगयुआन आगे बढ़ा लेकिन अचानक उसने कुछ अजीब सा महसूस किया। फेंगयुआन कहता कुछ तो गलत है। ये मूव इंस्पेक्ट करने वो मतलब ये मूव वो इंस्पेक्ट करने लगा, मूव यहाँ पे गायब हो गया। चारों वेनेबल कंफ्यूज हो गए, फेंगयुआन समझ ही नहीं पाया। बाकी तीनों को लगा कि शायद फेंगयुआन ने कुछ किया है। फेंगयुआन सोच में कहता है ये क्या हुआ बे, क्या मूव फ्यूचर में अटैक करेगा, मतलब ये मूव यहाँ पे आया और फ्यूचर में जाके अटैक करेगा। नहीं नहीं, कोई टाइम पास दामाग भी नहीं बचे। क्या रेड लोटस ने मूव वापस ले लिया, हो सकता है कि उस डिस्टरबेंस का कोई साइन नहीं था, मतलब ये भी कोई इफेक्ट ही था। लेकिन क्या, जब फेंगयुआन रिडक्शन कर रहा था जेनेसिस लोटस अपना मूव रोकने के लिए आगे बढ़ा। थीविंग हेवन डिमन वेनेबल किलर मूव स्टील दाव यूज हुआ, ये बहुत ही डेंजरस मूव था, लगभग किसी भी दाव को चुरा सकता था। लेकिन पेंटिंग पाथ इसका एक तरीके से नेचुरल काउंटर बन गया। इमॉर्टल किलर मूव फॉर्मलेस वर्ल्ड रिवर ऑफ टाइम में एक खूबसूरत दुनिया बन गई, पेड़ जानवर लोग सब कुछ, एक छोटा सा किंगडम तैयार हो गया। मॉर्टल हंसते थे, गाते थे, जीते थे, लड़ते थे, हर पाथ के दामाग भी थे, बिल्कुल असली दुनिया लग रही थी। स्टील दाव उस दुनिया में टूट पड़ा, वुड वाटर अर्थ सोल ह्यूमन हर दामाग को चुराने लग गया स्टील दाव। और जब रॉ दामाग बन गए पूरी दुनिया बर्बाद हो गई। ये सीन देखकर कोई भी गुई मॉर्टल कांप उठा, वेनेबल के सामने सिर्फ नंबर थे, इंसान भी दामाग बन सकते थे। अगले ही पल पूरी दुनिया काली एकदम साए में बन गई और वो एकदम गायब हो गई, जैसे कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती हो। जायंट सन और फेंगयुआन दोनों को मतलब ध्यान से देख रहे थे दोनों के, भाई ये क्या हुआ। जायंट सन सोच में कहता है पेंटिंग पाथ इतनी रियलिस्टिक दामाग बना सकता है कि थीविंग हेवन भी धोखा खा जाए, मतलब उसका अटैक भी धोखा खा जाए। उसको लगा ये असली दुनिया, उसने अटैक में दामाग चुरा लिए जो उसका काम था, और मूवी यहाँ पे खत्म हो गया ऑटोमेटिकली। फेंगयुआन भी शॉक में हुआ। फेंगयुआन भी सोच में यहाँ पे कहता है कि मैंने कोई पेंटिंग गू की ऑरा महसूस नहीं करी, लेकिन भाई यहाँ पे सैकड़ों अलग अलग गू की ऑरा महसूस करी, मोस्टली मॉर्टल गू थे। उसने ये ऑब्जर्वेशन याद रख ली, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ रेड लोटस वाले मूव पर चला गया। फेंगयुआन दोबारा सोच में कहता है आखिर हुआ क्या था, क्या मूव फ्यूचर में स्ट्राइक करेगा, नहीं, क्या रेड लोटस ले गया, नहीं, मतलब ये मूव का असली इफेक्ट ही कुछ और था। तब जायंट सन अपना मूव यहाँ पे रोकने आगे बढ़ा। तब स्मूथली सब चल रहा था, तभी फेंगयुआन को सब समझ आ गया। फेंगयुआन कहता शिट, उसने तुरंत ही ड्रीम आर्मर गू एक्टिवेट कर दिया। ये देखते ही जेनेसिस लोटस और स्टार कंस्ट्रक्शन भी डिफेंस एक्टिवेट कर दिया, सिर्फ जायंट सन रिएक्ट नहीं कर पाया। और इमॉर्टल किलर मूव इंटरनल स्लम्बर यूज हुआ। उन चारों के बीच में एक गहरा बड़ा खतरनाक गुलाबी धुआं फैल गया, जो धुआं ऐसा था जो सब चीजों को निकल गया। फेंगयुआन कहता है रेड लोटस तुम वाकई डेंजरस प्लानर हो। असल में लास्ट अटैक ड्रीम वेनेबल सॉरी ड्रीम का होना चाहिए था, ग्रेट ड्रीम इमॉर्टल वेनेबल का होना चाहिए था। लेकिन रेड लोटस का असली मूव था रैंक 9 सपोर्ट मूव, सपोर्ट फ्रॉम द फ्यूचर। उसने ग्रेट ड्रीम के मूव को इंटरनल स्लम्बर कोई फ्यूचर से खींचकर अभी एक्टिवेट कर दिया। पुराना सीक्वेंस ही बदल गया। फेंगयुआन टाइम पर बच गया बड़ी मुश्किल से। अब फेंगयुआन कहता है रैंक 9 ड्रीम आर्मर गो बहुत वीक है, ड्रीम पाथ मटेरियल इतने रेयर हैं कि पैसा होने के बाद भी नहीं मिलते। स्ट्रॉन्ग गो की वजह से वो समहाउ बच गया था, बस ज्यादा इमॉर्टल एसेंस खर्च हुआ था। जो जिसके पास हेवनली एसेंस इंपीरियल लोटस की वजह से बहुत मतलब था, तो उसके पास एसेंस ज्यादा, तो कोई दिक्कत नहीं हुई।
पिंक ड्रीम फॉग एक बहुत मतलब एक ना और इसका बेनिफिट भी था, जो पिंक कलर का फॉग है ना धुआँ, ये सिर्फ़ ड्रीम पाथ से बना था। बाकी सारे पाथ इसके अंदर ना अपने आप ऑटोमैटिक ब्लॉक हो जाते हैं। अब स्टार कंस्टेलेशन, जेनेसिस, लोटस और जायंट सन कोई भी देख नहीं सकता था कि फेंगियोन अंदर क्या कर रहा है। फेंगियोन सोच में कहता है, जायंट सन का क्या हुआ होगा? वो तो एक्टिवेट ही नहीं कर पाया, वो हवा में सीधा तैर रहा था, बिल्कुल बेजान। दूर से लग रहा था जैसे वो मर चुका हो जायंट सन, लेकिन असल में वो एक गहरी नींद में था। उसने अपना मूव रोक दिया, लेकिन इंटरनल स्लंबर से बच नहीं पाया। और एक तरीके से मान लो आयरॉनिकली ये उसके लिए फ़ायदेमंद भी था, क्योंकि बाद के रैंक 9 अटैक ड्रीम फॉग ने रोक दिए थे। अब तुम यहाँ पे समझो हुआ क्या है। सबसे पहला जो अटैक आ रहा था ना, रेड लोटस का सबसे पहला अटैक था, तो फेंगमैन रोकने गया, लेकिन अचानक से वो मूव गायब हो गया। अब उसके बाद दूसरा अटैक आया जो जेनेसिस लोटस ने रोक दिया। तीसरा अटैक भी यहाँ पे आ रहा था। तीसरा नहीं वैसे, क्योंकि एक साथ 2-2 अटैक आ रहे थे और जेनेसिस लोटस ने भी 2 अटैक रोके। अब यहाँ पे जायंट सन की बारी थी। देखो जब जायंट सन की बारी आई ना, उस टाइम पे जो जायंट सन के ऊपर अटैक आने वाला था, वो अटैक बल्कि जायंट सन रोक ही नहीं सकता था, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, जेनेसिस लोटस का जो अटैक था जेनेसिस ने रोक दिया। फेंगयुआन का जो अटैक था वो फेंगयुआन ने रोका नहीं था। असल में अटैक यहाँ पे स्वैप हो गए थे। अब यहाँ पे ये हुआ कि सपोर्ट अटैक था यहाँ पे अपने रेड लोटस का। उसने ये करा कि यहाँ पे जो ग्रेट ड्रीम इमॉर्टल वेनेबल का लास्ट अटैक होने वाला था, उसको जायंट सन के अटैक की मतलब जायंट सन जो अटैक रोकने वाला था, उससे स्वैप कर दिया कि जो लास्ट अटैक था उसको जायंट सन वाले के नंबर पे ला दिया। जायंट सन तो गया था अपना अटैक रोकने के लिए, उससे लगा मैं ये अटैक रोक दूँगा, क्योंकि उसको थोड़ी बहुत समझ थी इस चीज़ की, ब्लड पाथ की और जो भी अर्थ पाथ था उसकी। लेकिन भाई यहाँ पे जब वो अर्थ पाथ और यहाँ पे ब्लड पाथ को रोकने गया, पता चला कि अर्थ और ब्लड पाथ को स्वैप कर दिया गया और यहाँ पे इंटरनल स्लंबर यानी ग्रेट ड्रीम इमॉर्टल का अटैक आ चुका है। और इस वजह से रेड लोटस ने स्कीम कर रखी थी। अब स्कीम हेवन की थी या रेड लोटस की पता नहीं भाई, जो भी था बड़ा खतरनाक था। हेवन तो यहाँ से चला गया था वैसे तो, ये अटैक 9 अटैक शायद यहाँ पे अपने इसके ही थे अपने खतरनाक प्लानर रेड लोटस के। वो तो बाद में पता चलेगा, अब आगे धीरे-धीरे क्या होगा। अब भाई जायंट सन के लगे पड़े हैं, याद रखो जायंट सन बेजान बॉडी में एकदम पड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है मर चुका है भाई अपना, लेकिन वो सपनों में है। अब देखते हैं, बाद के सारे अटैक अब यहाँ पे फॉग ने रोक दिए हैं। जितने भी रैंक 9 के बाद के अटैक होने वाले थे, चाहे अर्थपात का, ब्लड पात का, वो सारे अटैक रुक गए, यानी अब बस ये इकलौता अटैक था यहाँ पर। अब सपने में देखते हैं, जायंट सन अपनी पूरी ज़िंदगी दोबारा जी रहा था। खुशी, दुःख, सक्सेस, फेलियर, हर याद, हर ब्रेक थ्रू, हर सेटबैक सब। इस वक्त स्टोन कॉन्टिनेंट के अंदर फेंग जिंगवांग भी सो रही थी, लेकिन उसके माइंड ड्रीम रेलम एक्सप्लोर कर रहा था ताकि अटेनमेंट बढ़े। हर ड्रीम रैंडम होता था, किसी भी इंसान की ज़िंदगी, किसी भी ज़माने की। आज वो एक नॉर्थर प्लान्स गोई मॉडल की लाइफ देख रही थी। फेंग जिंगवांग सोच में कहती है, ये लक पाथ कल्टीवेटर है क्या? टाइम पीरियड मेडिवल एंटिक्विटी एरा का एंड तक लगा, मतलब एंड का लगता है, यानी ये बहुत पुराने टाइम का कोई पर्सन है, उसकी मैं ज़िंदगी देख रही हूँ। वो उस गुई मॉडल की आइडेंटिटी गेस करने लगे कि ये कौन होगा भाई नॉर्थ प्लान्स का, लेकिन याद ही नहीं आया। उस टाइम लकपात बहुत रेयर था ना। फेंग जिंगवांग सोच में कहती है, उस जमाने का सबसे फेमस लकपात कल्टीवेटर सिर्फ जायंट सन इमॉर्टल वेनेबल था। क्या मैं उसके किसी बच्चे की मेमोरी देख रही हूँ, कोई कोई डिसेंडेंट क्या है? उसने अपने गू चेक करे, उसके पास रैंक 5 का गू सेट था और सिर्फ एक रैंक 6 लकपात का गू था, डॉग शट लक गू। फेंग जिंगवांग कहते हैं, ये मेरा वाइटल गू भी है, ये कौन सा लकपात गू है? वो गू को ध्यान से देखने लग गई। वो एक गोल्डन एक डंग बीटल जैसा था, 3 बॉडी। अब आगे देखते हैं, फेंग जुआंग यहाँ पे अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू करती रही। फेंग जुआंग यहाँ पे सोच में कहती है, हाँ मेरी कल्टीवेशन रैंक 7 है, लेकिन मेरे पास और कोई रैंक 6 इमॉर्टल गो ही नहीं है। ये बंदा कितना अनलकी था। फेंग जुआंग बचपन से प्रिविलेज थी, वो स्पिरिट ऑफ हाउस की फॉर्मर फेरी थी। उसके माँ बाप दोनों फेमस गो इमॉर्टल थे। जब वो सिर्फ गो मास्टर थी, तभी एक इमॉर्टल गो खुद ही उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया था। इसलिए उसकी नज़र में इमॉर्टल गो रेयर ज़रूर थे, पर इतने भी रेयर नहीं थे। उसे पता ही नहीं था कि नॉर्मली रैंक 6 गो इमॉर्टल जो नॉर्मल लोग होते हैं उनके पास एक भी इमॉर्टल गो नहीं होता है, और रैंक 7 गो इमॉर्टल्स के पास सिर्फ एक ही रैंक 6 इमॉर्टल गो होना ही बहुत बड़ी बात होती है। और रैंक 7 इमॉर्टल गो मिल जाए किसी रैंक 7 को, तो वो तो भाई उसकी किस्मत तो भाई बड़ी खतरनाक माने जाएगा सच में। फेंग जुहांग यहाँ पे दुनिया की सबसे एक तरीके से ना बिगड़ चुकी लड़कियों में से एक थी। सबसे बड़ा रीज़न था फेंग युआन। वो एक के बाद एक इमॉर्टल गू निकालता रहता था, जैसे कोई पानी पी रहा हो। हिस्ट्री में शायद उसके जितना बड़ा इमॉर्टल गू कलेक्शन किसी के पास नहीं था। आखिर हेवन रिफाइनिंग डीमन वेनेबल नाम ऐसे ही थोड़ी ना मिला है। फेंग जुआंग यहाँ पे सोच में कहती है, मुझे इस इस ड्रीम रेलम को अच्छे से क्लियर करना होगा। शायद मुझे लक पाथ अटेनमेंट मिल जाए। जब तक फेंग जुआंग अपने बहुत सारे कॉमन पाथ में ग्रेट ग्रैंड मास्टर बन चुकी थी, जैसे वो कॉमन वाले जैसे फायर थे, वाटर थे, वाइंड था, अर्थ था, रिफाइनमेंट था, विजडम था, आइस था,
और कई दूसरे थे। ये सब पाथ दुनिया में बहुत कॉमन थे, इसलिए इनके ड्रीम रेलम बहुत ही ज़्यादा मिल जाते थे। जब भी वो किसी पाथ में ग्रेट ग्रैंड मास्टर बन जाती थी, उस पाथ के ड्रीम्स मिलना बंद हो जाते थे। फिर वो नेक्स्ट पाथ सीखना शुरू कर देती थी। धीरे-धीरे उसने बहुत सारे पाथ में ग्रेट ग्रैंड मास्टर लेवल पहुँचा दिया था। अब वो एक-दूसरे को इन्फ्लुएंस करने लगे थे। सारे पाथ आखिर में दाँव पर ही मिलते थे। जितना कोई दाँव के करीब होता, उतना ही आसानी से दूसरे पाथ को इमिटेट कर सकता था। जैसे आइस पाथ से बर्न करना, तो ठंडी बर्फ अगर पिघल जाएगी तो पानी बन जाएगा, है ना? इतने सारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट की वजह से उसकी इंस्टीट्यूशन हर पाथ में इम्प्रूव होने लग गई थी। सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट रिफाइनमेंट पाथ पर हुआ था, फायर पाथ की वजह से। उसे ऑटोमैटिकली पता चल जाता था कि एग्ज़ैक्ट किस टेम्परेचर पर रिफाइनमेंट परफेक्ट होगी। फेंग जिंगवांग को पता ही नहीं था कि वो धीरे-धीरे उस ओमनीसाइंस की तरफ बढ़ रही है, जो ग्रेट ड्रीम इमॉर्टल वेनेबल सब वेनेबल से ऊपर बनाती है। मतलब जो ग्रेट ड्रीम इमॉर्टल वेनेबल थी ना, उसको सबसे ऊपर बनाती है। जब वो मॉर्टल गू इंस्पेक्ट कर रही थी, एक गू उसने ध्यान से एकदम उसको ध्यान से देखा और खींच लिया। उसने हाथ से उठाया और अगले ही अलग-अलग एंगल से उसने अच्छे से एनालाइज़ करा। उस गू का कोई फिक्स्ड शेप ही नहीं था, वो लगातार बदल रहा था। उसका कलर एकदम कभी गहरा लाल था, कभी कुछ और हर पल काली लाइन्स उसके ऊपर चल रही थी। तभी फेंग जिंगवांग शॉक हो गई। फेंग जिंगवांग कहती है, "ब्लड पाथ? ये ब्लड पाथ का गू है?" उसकी ब्लड पाथ की इमेज बचपन से ही राइटेस पाथ से बनाई हुई थी, इसलिए वो हमेशा ईविल पाथ इसे मानती थी। लेकिन उसे असली सच नहीं पता था कि दुनिया के ज़्यादातर लोगों को भी नहीं पता वैसे तो ये सब जायंट्स एंड इमॉर्टल वेनेबल की प्लानिंग थी। आज भी बहुत लोग नहीं जानते कि ब्लड सी एंसेस्टर असल में जायंट सन का क्लोन था। तभी देखते हैं, नॉक नॉक आवाज़ आई, दरवाज़े पर नॉक हुआ। फेंग जुआंग यहाँ पे तुरंत ही ब्लड गू छुपा दिया, जैसे कोई इल्लीगल चीज़ हो। बाहर से एक प्यारी सी आवाज़ आई। वुमेन कहती है, जुयांग, जुयांग, आओ, मैंने एक नया मेथड ट्राई करा है। और एक बात देखो, अगर फेंग जिंगवांग यहाँ पे किसी का ड्रीम देख रही है जो कि अपना जायंट सन है, मतलब किसी क्या जायंट सन का ड्रीम देख रही है, तो जायंट सन का असली नाम क्या था? जुयोंग। इस ऑथर ने नाम दिया है, शायद उसने ट्रांसलेट या कुछ करके निकाला होगा, देखते हैं। फेंग जुहांग यहाँ पे सच में कहती है, "तो मेरा नाम जू जू यांग है क्या? लगता है ये मेरी वाइफ़ है।" वो मुश्किल से एकदम थोड़ा दिक्कत होने वाली थी क्योंकि वो खुद एक फीमेल थी। लड़ना, डेंजर सर्वाइव करना, ये सब उसके लिए थोड़ा-सा मतलब देखने वाला था यार, ये कि हस्बैंड बनकर एक्ट करनी पड़ेगी ना, बहुत ऑकवर्ड था उसके लिए। फेंग जुआंग यहाँ पे कहती है, "आ रहा हूँ, आ रहा हूँ।" उसने नॉर्मल टोन में जवाब दिया, दरवाज़ा खोला। सामने एक बहुत ही जेंटल स्वीट औरत खड़ी थी। वो वर्ल्ड क्लास ब्यूटी नहीं थी, लेकिन बहुत प्यारी-सी लग रही थी और हेज़लनट कलर के लंबे बाल थे, ब्राउन आँखें थी, छोटा-सा चेहरा था, बहुत सॉफ्ट पर्सनैलिटी थी। उसे देखते ही फेंग जुआंग के दिल में प्यार भर गया। फेंग जुआंग सोच में कहती है, "क्या हो रहा है?" ये जू यांग इस औरत से इतना प्यार करता था कि ड्रीम रेलम में भी उसकी फीलिंग्स मुझे अफ़ेक्ट कर रही हैं। जब औरत मुस्कुराई, फेंग जुआंग के अंदर पॉज़िटिव इमोशन फ्लड की तरह आ गए। फेंग जुआंग सोच में कहती है, "अगर ये इतना ही केयरिंग हस्बैंड था, तो फिर चुप कर यहाँ पे ब्लड पाथ क्यों कल्टीवेट कर रहा है?" थोड़ी देर बाद उसने अपनी सोच च मतलब उसे अपनी सोच ना चाइल्डिश लगी। हो सकता है वो सिर्फ़ अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए ब्लड पाथ यूज़ कर रहा हो। ब्लड पाथ के बहुत एडवांटेजेस थे। इसको कल्टीवेट करना आसान था, रिसोर्स भी कम लगते थे, फीडिंग भी सिंपल होती थी और आयरनी ये थी कि राइटियस पाथ वाले भी सीक्रेटली ब्लड पाथ को रिसर्च करते थे। ब्लड लाइन आइडेंटिफ़ाई करने के लिए, क्लैन वेरीफ़ाई करने के लिए तो फिर जू यांग क्यों नहीं? यहाँ पे फेंग जिंगवांग धीरे-धीरे मैच्योर हो रही थी। अब वो धीरे-धीरे नाइव प्रिंसेस नहीं रही थी, यानी इनोसेंट प्रिंसेस नहीं रही थी, वो समझ रही थी। जो माँ-बाप की प्रोटेक्शन में रहती है, वो धीरे-धीरे समझ रही थी कि असली चीज़ क्या है। धीरे-धीरे वो साँस भरी और अपने पुराने दिन याद करे। रियल वर्ल्ड में जायंट सन के शरीर से गोल्डन लाइट निकलने लग गई। इमॉर्टल किलर मूव, ऑल लूज़ एंड टाइड टुगेदर। जायंट सन अभी भी सो रहा था, लेकिन लकपात दामक स्पेस को फाड़कर सीधा फेंग जिंगवांग से जुड़ गए। ये जायंट सन का नया डिफेंसिव किलर मूव था। ये लगभग कर्मा दाव को टच करता था। जैसे ही उसकी लक यहाँ पे कम होने लगी, ये मूव ऑटोमैटिकली किसी इंसान से कनेक्ट हो जाता था, जो उसकी लक चुरा लेता था। अगर फ्यूचर में ये और इम्प्रूव हो जाता, तो हेवन एंड अर्थ से भी लक खींच सकता था। अभी वो उस लेवल पे नहीं आया था। ये मूव उसकी तीनों इनहेरिटेंस का रिज़ल्ट था। हेवन एंड अर्थ लक, सेल्फ लक और ऑल लिविंग बीइंग्स लक। फिज़िकल डिफेंस नहीं देता था, लेकिन लक बहुत बढ़ा देता था और फेंग जिंगवांग हिस्ट्री की सेकंड लकीएस्ट पर्सन थी। सिर्फ रेड लोटस उससे आगे था, मतलब सोते हुए भी जायंट सन और लकी होता जा रहा था। पर्पल ड्रीम फॉग के अंदर एक बड़ा पर्पल बबल तैर रहा था। उसके अंदर फेंगिवान शांत बैठा डिडक्शन कर रहा था। साथ ही सविनर इमॉर्टल प्राइमेसी मैनेज कर रहा था। फेंगिवान सोच में कहता है, ग्रेट ड्रीम का मूव बहुत ही स्टेबल है क्योंकि ये फीचर से आया है। ये सब रेड लोटस के सपोर्ट मूव की वजह से हुआ है। सपोर्ट फ्रॉम द फ्यूचर ने इस मूव को जल्दी जल्दी नहीं बुलाया, उसने इसे और ज़्यादा स्टेबलाइज भी कर दिया, यानी सपोर्ट को और ज़्यादा सपोर्ट दे दिया फ्यूचर से। फेंगिवा ने सिचुएशन को एवेल्यूएट करा। 3 वेनरेबल ड्रीम किलर मूव में फंस गए हैं
और बाहर की दुनिया एकदम कट ऑफ है। अच्छी बात यह है कि सब अपने-अपने सबऑर्डिनेट स्टोन कॉन्टिनेंट भेज चुके हैं, लेकिन प्रॉब्लम बढ़ गई है। फेंगियोन सोच में कहता है मुझे नहीं पता स्टार कंस्टेलेशन और जेनेसिस लोटस की कंडीशन मतलब क्या कंडीशन है, किसमें है वो? और स्पाइरल टनल अभी भी चल रहा है या नहीं? और बहुत ज़्यादा वे एक तरीके से वेरिएबल्स हैं यहाँ पर। उसने करंट सिचुएशन छोड़ दी और फ्यूचर प्लानिंग पर फोकस करा। फेंगयुआन कहता है मुझे हर पॉसिबिलिटी के लिए रेडी रहना होगा। इसी पिंक फॉग के अंदर और आगे एक अजीब दुनिया बनी हुई थी। उस दुनिया में लोग जी रहे थे, कल्टीवेट कर रहे थे, फाइट कर रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो उस दुनिया के बाहर जो लोग बैठे थे, स्टार कंस्टेलेशन और जेनेसिस लोटस थे। जेनेसिस लोटस कहता है फ्यू अच्छा हुआ तुमने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था। सच सच ये था क्या? जब स्टार कंस्टेलेशन ने देखा कि हेवन पुराने वेनेबल के किलर मूव यूज़ कर रहा है, तभी उसने गेस कर लिया कि फ्यूचर के वेनेबल का मूव भी तो आ सकता है अगर पास्ट के आ रहा है तो। और अगर वो होता तो भाई रेड लोटस ज़रूर सपोर्ट फ्रॉम द फ्यूचर यूज़ करेगा और मूव को और ज़्यादा पावरफुल बना देगा। और अगर फ्यूचर से मूव आएगा तो फ्यूचर से फ्यूचर तो भाई कौन होगा? फेंगयुआन या उसके आगे जो हो, यानी फेंगयुआन की जगह पहले ग्रेट ड्रीम थी, लेकिन कोई भी हो सकता है। जैसे ही रेड लोटस का मूव गायब हुआ, दोनों ने एक्टिंग शुरू कर दी। ऐसा दिखाया जैसे फेंगयुआन से अलर्ट है, लेकिन असल में वो ड्रीम अटैक का वेट कर रहे थे। जब फेंगयुआ ने रिएक्ट किया तब दोनों ने भी तुरंत ही अपने प्रिपेयर्ड मूव एक्टिवेट कर दिए। जेनेसिस लोटस ने डिवाइन एम्पेसिटी निकाला और पेंटिंग पाथ किलर मूव से एक पेंटिंग वर्ल्ड बना दिया जो ड्रीम फॉग उनके बीच शील्ड बन गया। लेकिन उसने सिर्फ इतना ही नहीं करा, उसने डेरिवेशन गो और डिवाइन एम्पेसिटी का यूज करके रिकवर हो रहे हेविली कोट मेंबर को ड्रीम पाथ में डाल दिया। फिर पेंटिंग वर्ल्ड के अंदर उनकी प्रोजेक्शन बना दी। वो लोग वहाँ पूरी ज़िंदगी जीते और मरते। फिर कुछ मेमोरीज इरेज होती लेकिन अटेनमेंट ट्रू मीनिंग बच जाती। फिर उन्हें दोबारा से नई लाइफ मिलती। सब कुछ ड्रीम वर्ल्ड के अंदर हो रहा था जहाँ टाइम हज़ार गुना तेज चल रहा था। रियल वर्ल्ड का 1 मिनट अंदर के सालों के बराबर था। यानी समझ रहे हो यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे जेनेसिस लोटस ने एक खतरनाक मूव यूज़ करा। उससे ये हो रहा है कि जो यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जैसे मेरी ज़िंदगी है, मेरी ज़िंदगी 100 साल की है, तो मैंने अपनी 100 साल की ज़िंदगी जी ली। जीने के बाद मेरी बॉडी खत्म, लेकिन मेरी सोल और मेरा ट्रू मीनिंग और मेरा अटेनमेंट ये सब यहीं पे रह जाएगा। फिर मैं दोबारा पैदा होऊँगा, फिर दोबारा से मेरे 100 साल वाला जो अटेनमेंट है वो मेरे पास रहेगा। उसके अलावा मैं दोबारा से 100 साल का और अटेनमेंट गेन करूँगा। फिर ऐसे ही करते-करते मेरे पास मैं मतलब मेरे पास बहुत ज़्यादा अटेनमेंट आ जाएगा, मैं कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हो जाऊँगा, ऐसे टाइप का। जेनेसिस लोटस कहता है इससे हेवेली कोड पहले से भी ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा। उसने इस मूव का नाम रखा था ड्रीमिंग पेंटिंग वर्ल्ड। इस मूव की लिमिट भी थी, इससे ग्रेट ग्रैंड मास्टर से ऊपर अटेनमेंट नहीं मिल सकता था, यानी तुम्हारी फाइनल लिमिट होगी ग्रेट ग्रैंड मास्टर अटेनमेंट पाना। लेकिन फिर भी जब ये प्रोसेस खत्म होगा, हेवेली कोड के पास ग्रेट ग्रैंड मास्टर अटेनमेंट वाले एक्सपर्ट की पूरी आर्मी होगी। अब आगे देखते हैं, सीन इसी के साथ अब यहाँ पे शिफ्ट होता है। अब फाइनली सीन दिखाया जाता है स्टोन लोटस, रेड लोटस का जो भी ये कॉन्टिनेंट था उसकी जगह पर, स्टोन कॉन्टिनेंट का। स्टोन कॉन्टिनेंट के अलग-अलग फ्लोर पर जो लोग किडनैप हुए थे, सब धीरे-धीरे होश में आने लग गए थे। एक गू मास्टर कहता है पूरा बॉडी दर्द कर रहा है, दूसरा कहता है मेरा सर, हम हैं कहाँ? हम कहाँ आ गए यार? तीसरा कहता है पता नहीं, लास्ट मुझे याद है कि मैं शांति से कल्टीवेट कर रहा था, फिर लगातार बस गिरने का एहसास हुआ जैसे मैं पता नहीं कहाँ गिर गया हूँ, ज़मीन के नीचे ही गिर गया ऐसा लग गया। एक-एक करके सब गू मास्टर उठकर एक दूसरे से बात करने लग गए। एक यंग आदमी ने हाथ बढ़ाया। रैनी कहता है हेलो मेरा नाम रैनी है, तुम्हारा? मोली कहता है मैं मोली हूँ। दोनों ने हाथ मिलाया। रैनी कहता है मोली, मैंने तुम्हें पहले भी कभी देखा वैसे है नहीं, तुम किस फोर्स से हो, कहाँ से हो? मोली कहता है मैं एक लोन कल्टीवेटर हूँ। रैनी कहता है अच्छा अच्छा। रैनी तुरंत ही अलर्ट हो गया। रैनी सोच में कहता है ये डेमोनिक कल्टीवेटर भी हो सकता है जो कि लोन कल्टीवेटर होने का नाटक कर रहा हो। वो कहता है हम यहाँ पे टोटल 6 लोग हैं, बाकी के 5 एक दूसरे को जानते हैं, सिर्फ एक अननोन बंदा था वो मोली था। कहीं किडनैपिंग में इसका ही हाथ तो नहीं था? जब रैनी ज़्यादा सोचने लगा, मोली ने बात काट दी। मोली कहता है वैसे तुम कहाँ से हो? हाँ, तो रैनी कहता है तुम मुझे नहीं जानते क्या? मोली ने सर हिला दिया। रैनी कुछ देर चुप रहा, फिर मोली कहता है हेलो हेलो, बताओ ना। रैनी को यकीन ही नहीं हुआ, रैनी को लग रहा है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है। उसके लेवल का कोई आदमी उसे कैसे नहीं जानता था। वो ह्यूमन पाथ के 10 बच्चों में से एक था, यानी 10 चिल्ड्रंस में से एक था। हेवनली कोड के 2 इमॉर्टल किंग ने खुद फ्यूचर गो इमॉर्टल बनाने के लिए उन्हें चुना गया था। वो इस जनरेशन के जीनियस में से एक था। फिर ये बुड्ढा उसे कैसे नहीं जानता? तब उसके दिमाग में एक बात याद आई। रैनी कहता है मोली तुम सेंट्रल कॉन्टिनेंट से नहीं हो क्या? मोली हैरान हो गया। मोली कहता नहीं नहीं, वैसे अरे हाँ मैं तो वेस्टर्न डिजर्ट से हूँ ना, तुम सेंट्रल कॉन्टिनेंट से हो क्या? रैनी ने हाँ में सर हिला दिया। रैनी कहता है अच्छा हाँ एक्चुअली। उसने बाकी के 4 लोगों को बुला लिया। रैनी कहता है
हम 5 सेंट्रल कॉन्टिनेंट से हैं। मोली पहले उन्हें देख लिया अच्छे से। जब उसे लगा कि सब अपनी तरफ से सिचुएशन समझ रहे हैं, तब उसे पता चल गया कि ये 5 एक ग्रुप है। मोली सोच में कहता, अगर ये मिलकर मुझ पर अटैक कर दे तो? तब पेंगडा की आवाज़ उसके दिमाग में आई। पेंगडा कहता, रिलैक्स, ये लोग सिर्फ यूनिटी के मतलब ये लोग ना सिर्फ यूनिटी का नाटक कर रहे हैं। अंदर ही अंदर सब एक दूसरे को बीट करना चाहते हैं। अजीब बात ये थी कि पेंगडा भी अभी भी होश में आया था। जो मेथड सबको यहाँ लाया था, उसने पेंगडा को भी एकदम सुला दिया था। पेंगडा कहता है किसी पावरफुल इमॉर्टल का काम लगता है। मोली ने पांचों को ध्यान से देखा। सबके चेहरे कॉन्फिडेंस पे एकदम भरे हुए थे और एरोगेंस भी थी। स्माइल जैसे एकदम मास्क हो। सब अच्छे कपड़े पहने हुए थे। 2 लड़के 3 लड़कियां। मोली कहता है क्या तुम सब एक ही फैक्शन से हो? उसे पता था जवाब नहीं मिलेगा। फिर भी उसने बेवकूफ बनने का नाटक करा और बेवकूफी से पूछा। जैसे उसने पूछा, लड़कियां हंसने लगी। लड़के भी एरोगेंट हो गए। एक लड़का कहता है नहीं नहीं, मैं हूँ कॉम्बैक्ट इमॉर्टल सेक्ट से। दूसरा कहता मैं ब्लैक हेवन टेम्पल से। एक लड़की कहती है मैं स्पिरिटिविटी हाउस से। दूसरी कहती है मैं स्पिरिट बटरफ्लाई वैली से। तीसरी कहती है मैं इमॉर्टल क्रेन सेक्ट से। मोली शॉक हो गया। नाम ही नहीं जानता था इनमें से किसी का भी। मतलब सेक्ट तक का नाम नहीं जानता था, लेकिन 10 ग्रेट एशियन सेक्ट जरूर पहचानता था। मोली सच मतलब सोच में कहता है अब समझ आया ये लोग इतने एरोगेंट क्यों हैं। ये सब 10 ग्रेट एशियन सेक्ट के इमॉर्टल सीड्स हैं। हाँ, इनके पास कितना लूट होगा। उसके दिमाग में डेंजरस आइडिया आया। पेंगडा ने तुरंत ही रोका। पेंगडा कहता है बिल्कुल मत सोचना जो तुम सोचने की कोशिश कर रहे हो लूटमारी की। ये वेस्टर्न डिजर्ट के लोग नहीं हैं, ये सेंट्रल कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी फोर्सेस के यंग मास्टर्स हैं। सीधे हेवनली कोड से जुड़े हुए हैं। बस बेवकूफ बनते रहो यहाँ पे, ज्यादा कुछ सोचना मत। और तभी तुम यहाँ पे जिंदा बच पाओगे। मूली लूट नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन फिलहाल उसने मान लिया। उधर वो 5 ह्यूमन पाथ टेक्निक से छुप के बात कर रहे थे। अब आगे देखते हैं। उधर वो 5 ह्यूमन पार्ट टेक्नीक से एकदम चुपके से एक दूसरे से पांचों बात कर रहे थे। एक लड़का कहता है ये बुड्ढा बिल्कुल इडियट लगता है मोली नाम का, इसका फ़ायदा उठाते हैं। एक लड़की बोली कमज़ोर का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, वेस्टर्न डिजर्ट में रैंक 5 बनना ही बहुत बड़ी बात है, वो भी इतनी एज में। दूसरा बोला फिलहाल दोस्ती कर लेते हैं, क्या पता काम आ जाए तो ठीक है, नहीं तो ज़रूरत पड़ने पर इसे सेक्रीफाइस कर देंगे। लड़कियों का प्लान पसंद नहीं आया, लेकिन किसी ने अपोज नहीं करा। आखिर में अपनी जान ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। एक अननोन बुड्ढे से इस तरह दोनों साइड मिलकर एक तरीके से बात करने लग गए, स्माइल देने लग गए, ताकि एक दूसरे में ना जान पहचान बना सके और एक दूसरे से मतलब थोड़ा मिल-जुल सकें। दूसरी तरफ अब यहाँ पे सीन देखते हैं, स्टोन कॉन्टिनेंट का ही सीन है, बस दूसरी साइड का। दूसरी तरफ शांग सिंसी की सिचुएशन भी लगभग सेम ही थी। उसने आसपास देखा, बाकी 5 लोग क्लियरली एक दूसरे को जानते थे। शांग सिंसी सोच में कहती है, लगता है मैं ही आउटसाइडर हूँ। ये सब मुझसे छोटे लग रहे हैं, लेकिन 5 पीक रैंक 5 के हैं। और ये सब पीक रैंक 5 के हैं। मैं इनके बारे में कभी सुना क्यों नहीं है। बैठने से कुछ नहीं होता। उनके पास वो चली गई और हाथ बढ़ाया और थोड़ा सा झुक कर ग्रेड करा। शांग सिंसी कहती है, हेलो, मेरा नाम शांग सिंसी है, मैं शांग क्लैन की क्लैन लीडर हूँ। एक लड़का आगे आया और हाथ मिलाया। एन 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 जो भी है इसका नाम, वो कहता है मेरा नाम अरेन है। शांग क्लैन कहाँ है ये? शांग सिंसी कहती है शांग लियान माउंटेन पर। सब कंफ्यूज हो गए। तो अपना रेन कहता है कि सॉरी यार, मैंने कभी सुना नहीं इसका नाम। शांग सिंसी को समझ आ गया, एक्टिंग नहीं कर रहे थे, सच में नहीं जानते थे। शांग सिंसी कहती है आप लोग हो कहाँ से वैसे? तो अपना ये रेन कहता है कि वाइंड क्लाउड मैनर से हैं। बाकी लोगों ने भी बताया। दूसरा कहता है कि मैं मैरिड ड्रैगन डक से। दूसरा कहता है मैं हेवनली लोटस सेक्ट से। तीसरा कहता है कि मैं हेवंस एनवी मैनर से। और ये पांचवा कहता है एशियन सोल सेक्ट से। शांग सिंसी भी मोली की तरह शॉक हो गए। ये सब 10 ग्रेट एशियन सेक्ट के नाम थे। शांग सिंसी कहते हैं अच्छा, मैं साउथर्न बॉर्डर से हूँ। सब तुरंत ही अलर्ट हो गए। रैन कहता है मतलब हम साउथर्न बॉर्डर में हैं? तो शांग सिंसी मुस्कुराकर कहा मुझे ये नहीं पता हम कहाँ हैं, क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता हम खुद कहाँ हैं, मतलब मैं भी कहाँ हूँ। मैं तो सोच रही थी कि हम सेंट्रल कॉन्टिनेंट में हैं, क्योंकि आप सब अपनी जगह बता रहे थे। सबने अपने कंधे ऊपर कर लिए, किसी को कुछ पता ही नहीं था। ये ग्रुप पहले वाले ग्रुप से काफ़ी फ्रेंडली था। सब आराम से बात करने लग गए। तभी पूरा एकदम रूम हिलने लग गया। सब मुश्किल से खड़े रहे और एक दीवार धीरे-धीरे नीचे खिसकने लग गई। उसके पीछे एक पुरानी मिट्टी की रोड दिखाई दी। एक रास्ता ऊपर और दूसरा रास्ता नीचे। सबकी आँखें एकदम फट गईं। एक गू मास्टर कहता है, ये अप स्लोप रोड और डाउन स्लोप रोड है ना? दूसरा कहता है, लेकिन ये तो मैरिड फ्यूज़न कर हेवन बीस्ट, वो जो मतलब ग्रोटो हेवन था उसके अंदर था ना ये तो। ये यहाँ कैसे आ गया? उसने असली सच नहीं पता था कि ट्रेज़र हेवन की इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचती ही नहीं थी। सिर्फ़ उनके सेक्ट मेंबर्स या मास्टर जो होते थे उन्हें बताते थे। वो भी सच छुपा कर ही बताते थे। असल में ये पाथ ऑफ एक्सेशन था, हाफ रैंक 10 का शेड्यूल्ड डोमेन। लेकिन अब ये फिर से अप स्लोप रोड और डाउन स्लोप रोड बन चुका था। दूसरी साइड वाले गू मास्टर भी वही रोड दिखाई दी। सब एक्साइटेड हो गए, क्योंकि मोली की साइड वाले लोग भी यही देख रहे थे और यहाँ शांग सेंसी की साइड वाले लोग भी यही देख रहे थे। और दोनों के पास 5-5 बंदे हैं। एकदम हेवन कह रहा हूँ, ह्यूमन पाथ के चिल्ड्रंस।
एक गो मास्टर कहता है, वाह भाई ये सच में स्केड्यूल डोमेन ऑफ हेवन एंड अर्थ है। ये ग्रुप बिना सीधा एकदम कुछ सोचे सीधा रोड की तरफ भाग पड़ा। अब देखते हैं रिवर ऑफ टाइम में यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। पिंक फॉग अभी भी एकदम हर जगह छाया हुआ था। उसने चारों वेनेबल को ट्रैप कर रखा था, साथ ही बाकी के वेनेबल किलर मूव भी टारगेट नहीं ढूंढ पा रहे थे। इसलिए सब वहीं रुक गए थे, बस वेट कर रहे थे। जायंट ने अपना किलर मूव पहले ही हटा चुका था। अब सिर्फ 3 रैंक सॉरी मतलब यहाँ पे सिर्फ 3 रैंक 9 किलर मूव बचे थे। स्पेक्ट्रा, सोल, पैराडाइज अर्थ, हेवन, रिफाइनिंग डिमन वेनेबल और यही फेंगयुआन यानी फेंगयुआन का था। पिंक फॉग के अंदर फेंगयुआन शांति से बैठा हुआ था, हर पॉसिबल सिचुएशन का प्लान बना रहा था। साथ ही उसके क्लोन सवीना रिमोट प्राइमेसी संभाल रहे थे। अभी इन लोगों ने बोला था कि भाई सारे के सारे अटैक न्यूलिफाई कर दिए होंगे, यानी सारे के सारे अटैक को खराब कर दिया होगा ड्रीम फॉग ने। चाहे बोला था ना इन लोगों ने कि 8 अटैक आने वाले हैं, लेकिन शायद 5वें छठे पर ही ये इसका अटैक आ गया, ग्रेट ड्रीम इमॉर्टल वेनेबल का इंटरनल स्लंबर। तो मुझे लगा कि इंटरनल स्लंबर आने के बाद सारे अटैक अब यहाँ पे जो भी जिसका भी आएगा वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि फॉग के अंदर किसी का अटैक दिखेगा ही क्यों, चाहे एनिमी का ही क्यों ना अटैक हो, दिखेगा ही नहीं। ये जो 8 अटैक आने वाले थे वो भी अटैक खत्म हो जाएंगे, क्योंकि पिंक फॉग फैला हुआ है यहाँ पे। लेकिन भाई ये लोग कह रहे हैं कि अभी भी अटैक आएँगे, पता नहीं देखते हैं क्या होगा। साथ ही उसके क्लोन सभी ने रिमोट प्राइमेसी संभाल रहे थे। पूरा प्राइमेसी यहाँ पे एकदम भाई धमामुक एकदम होता है ना, बड़ा खतरनाक एकदम इधर से उधर धूम मची पड़ी थी कि इधर से उधर सब भागे जा रहे हैं, सब बिज़ी हैं। हर एक बंदा बिज़ी है। हर कोई इमॉर्टल काम कर रहा है, नॉर्मल गो मास्टर तक काम कर रहा है, कोई भी वेस्ट नहीं कर रहा है टाइम। यहाँ पे सेंट्रल कॉन्टिनेंट लूटने के बाद रिसोर्स इतने ज़्यादा थे कि भाई कि उसके क्लोन दाव विंस बनाने में एकदम भाई पीछे रह गए थे। एक दाव विन कंप्लीट होती तब तक 5 नए रिसोर्स पॉइंट ऐड हो जाते। ये प्रॉब्लम बुरी नहीं थी बल्कि अच्छी थी। सविनर रिमोट प्राइमेसी पहले करीबन 70 टू 80% ही कंप्लीट था, लेकिन मैरिड फ्यूजन कलर हेवन ये जो था एब्जॉर्ब करने के बाद फिर से 70% पर आ गया था। तो हेवन बहुत बड़ा था, उसने दामाक का बैलेंस बिगाड़ दिया था, यानी ग्रोटो हेवन बहुत बड़ा था इसलिए जगह और बन गई थी। अच्छी बात ये थी कि दाओविन यहाँ पे सब संभाल रहे थे, कोई डिजास्टर नहीं हुआ। फेंगियोन सोच में कहता है बस थोड़ा सा और दामाक पूरी तरह से बैलेंस हो जाएंगे, फिर 100% कंप्लीटेशन का इंतजार करूंगा। और उसे देखना था कि उसके बाद सविनर मोटर प्राइमेसी में क्या एक तरीके से क्वालिटिव चेंज आएगा जब 100% सब कुछ एकदम डेवलप हो जाएगा। फेंगयुआन कहता है जब 100% कंप्लीट हो जाएगा मैं प्रीमोडल डोमेन यूज करके सब अटेंडमेंट और बढ़ा दूंगा, फिर दोबारा से ब्लेसलैंड और ग्रोटा हेवन एनेक्स करना शुरू करूंगा। अब क्या ये 100 का 200 करेगा? पता नहीं, वो तो आगे पता चलेगा। लेकिन इस फाइट से ज़्यादा यहाँ पे तो सब लोग बिज़ी पड़े हैं, क्या बोले मतलब फेंगयुआन ले लो, जायंट सन तो एकदम पता नहीं सोया पड़ा है। स्टार कंस्टेलेशन और जेनेसिस लोटस भी ठीक-ठाक ही हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा तो मुझे तब आ रहा है जब यहाँ पे स्टोन कंटेंट की बात हो रही है। यहाँ पे सारे के सारे लोग हैं, उनका क्या हाल होगा? अभी तो फेंग जिंगवांग का भी सीन नहीं दिखाया और उन बंदों का भी सीन नहीं दिखाया जो फेंगयुआन, जेनेसिस लोटस और यहाँ पे स्टार कंस्टेलेशन और मतलब सब लोगों ने अपने भेज दिए हैं, जायंट सन ने भी भेज दिए हैं। तो ये चारों बंदे जो अंदर गए हैं उनका क्या होगा? जो टनल का यूज़ करके अंदर घुसे हैं। मतलब उनका भी सीन देखने में मज़ा आएगा। इसी के साथ एपिसोड को करते हैं खत्म, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।